डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 3rd ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि के पिछड़ने का क्या कारण है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, सरकार के प्रयास करने के बाद भी हमारी खेती उतनी विकसित नहीं हो पा रही है, तो वो कौन से कारण हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कृषि के पिछड़ने के कारण सबसे पहले हम आते हैं कृषि पर बहुत अधिक दबाव। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में कृषि पर आज भी 70% किसान डिपेंड है, जिसके कारण कृषि पर दबाव बढ़ रहा है। अगर वो इस कृषि के अलावा अन्य किसी और कार्य में संलग्नित होते हैं, खेती के साथ साथ किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़ते हैं, तो उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, लेकिन वो केवल कृषि पर ही डिपेंड हो गए हैं, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता है। वो विभिन्न प्रकार की फसलों को कभी साल में 2 या 3 या बीच में सब्जियां, फलों की या फूलों की बागवानी करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे निरंतर कृषि के लिए ज़मीन खाली नहीं रहती और दबाव बढ़ता है। अगला है छोटी और बिखरी हुई जोतें। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या खेतों के छोटे आकारों का होना। भारत में एक परंपरा है कि उत्तराधिकारियों में समान बंटवारे की। अगर पिता के 3 बच्चे हैं, 1, 2 या 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनमें ज़मीनों को बंटवारा समान किया जाता है। अब एक बड़े खेत को समान बंटवारे की प्रथा ने छोटे छोटे कई खेतों में कई टुकड़ों में बांट दिया, जिससे क्या होता है कि कृषि के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है कि जो यंत्र तंत्र है, उन छोटे छोटे खेतों को बोने में दिक्कत आती है। आधुनिक मशीनरियों का वहाँ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आधुनिक यंत्र तंत्रों का प्रयोग नहीं हो पाता है। वहाँ पर श्रम भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है और फ़ायदा बहुत कम होता है। सबसे बड़ी समस्या है ये आज की भारत की। अगला टॉपिक आपका कृषि पर ये अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। कितनी भी व्यवस्थाएं सरकार ने मुहैया करा दी है, कितने भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए हैं, किसान अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपर्याप्त हैं। 60 से 65% भाग आज भी वर्षा और मानसून पर निर्भर है। अभी तक खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र का आधा भाग ही सिंचित हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त न मिलने से उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है। मानसून पर निर्भर रहने के कारण किसान निश्चित नहीं कर पाता कि कितनी वर्षा का हो पाएगी, किस स्थान पर ज़्यादा होगी, किस पर कम। इस तरह से अनिश्चित, अनियमित और असमान वर्षा का वितरण जो है वो भी कृषि पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। उसे एक तरह से एक निश्चितता नहीं होती कि हम इतना पानी प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा पानी वाली फसलों को बोते हुए किसान डरता है। कभी तो वर्षा अनिश्चित हो जाएगी और कभी ऐसे टाइम पर होगी जब ज़रूरत नहीं होगी, फसलों को खराब कर देती है। इस तरह से जो अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं वो हमारी कृषि को प्रभावित करती हैं। निवेश की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। धन आज एक मध्यम आकार के किसानों को भी चाहिए और बड़े किसानों को भी, जो व्यवसाय करते हैं। देखिए, निवेश से मतलब है धन का लगाना। धन बीजों के लिए, उर्वरकों के लिए, संचार साधनों के लिए, खाद के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि में जो भी सुविधाएं चाहिए, यंत्र तंत्रों के लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ती है। और किसानों के पास इसकी इतनी कमी होती है कि जो बड़े पैमाने पर कृषि करते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए। जितना धन होगा वो उतने पैमाने पर करेंगे और व्यवसाय कर पाएंगे। छोटे किसान हैं, वो अपने गुजारे लायक और बाज़ार में बेचने के लिए करेंगे, तो दोनों को धन की ज़रूरत होती है। अगर कृषि के इस समय धन उपलब्ध नहीं हो पाता, निवेश करने की समस्या बन जाती है, तो भी कृषि में पिछड़ापन आता है। क्षीण मृदा। कितने सालों से भारतीय कृषि को हम उपयोग में ला रहे हैं, भारतीय कृषि के लिए हम मृदा को ही उपयोग में ला रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी उपजाऊ शक्ति दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। ऊपर से वनोन्मूलन का होना या अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होना, इससे मृदा जो है वो कमज़ोर पड़ती है। भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति छिनती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण भी कृषि पिछड़ रही है। उसके बाद भूमि का आवासीय क्षेत्रों में बदलना। जो हमारी भूमि है, लोग निरंतर आजकल विभिन्न तरह के भवनों को, एक से एक अच्छे मकानों को बनाने की होड़ में आ गए हैं। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, उद्योगों को स्थापित करने लगे हैं, जिससे खाद्य फसलों की तो कमी है ही है, चारा फसलों की भी कमी हो गई है और सब्जियों
और फलों आदि की कृषि की तरफ भी किसान अग्रसर हो रहे हैं, तिलहन फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे भूमि का आवासीय क्षेत्र में बदलना जाना के साथ साथ जो हमारी कृषि है ये विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने के कारण भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इस कृषि को बचाने के लिए हमारी को? तो आधुनिक तकनीकें, कृषि में आधुनिक तकनीकें अपनाकर, जैसे हम किसी भी सरकार के सेमिनार से हमें मदद मिलती है, हम न्यूज़ में सुनते हैं, सरकार हमारी प्रयासरत है, विभिन्न तरीके विभिन्न टेक्निक हमें सिखाती है, तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। हम खाद्य उत्पादन को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं जो आधुनिक तरीके होते हैं। जैव तकनीक को सहायक अस्त्र बनाकर हम फसलों को आनुवंशिक रूप से बो सकते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सकता है और इससे फसलों को कम पानी, आनुवंशिक फसलों में पानी की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक फसल के साथ साथ हम दूसरी फसल को बो सकते हैं तो समय भी कम लगता है और फ़ायदा ज़्यादा होगा इससे। कीड़ों, फसलों और कीटनाशकों के लिए ये आनुवंशिक फसलें होती हैं, ये ज़्यादा बेहतर होती हैं। सिंचाई की व्यवस्था, किसान नहरों से और नदियों के जल पर ही डिपेंड ना रहे, मानसून पर डिपेंड ना रहे, वो धीरे धीरे अपने खेतों में खुद जिम्मेदारी ले कि सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध करा सके, नलकूपों की सहायता ले, वहाँ पे बोरियल जो होते हैं उनकी मदद ले, कुओं में मोटर वगैरह लगाकर पानी की उचित व्यवस्था करें ताकि फसल अच्छी से पैदावार हो पाए, उसको भी फायदा होगा और उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार हम भारतीय कृषि को पिछड़ने से रोक सकते हैं और अनेकों साधन है। छीन पड़ती मृदा में हम जो जैव उर्वरक है ये डालें, खाद का प्रयोग करें बीच बीच में समय समय पर, तो हम इसको बचा सकते हैं। उसके पश्चात नुकसान क्या होता है, अगर खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी तो हम लोगों को खाने के लिए अन्न की कमी होगी तो किसानों के साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे और भूखमरी की समस्या बनती चली जाएगी। कच्चे पदार्थों की कमी हो जाएगी, कच्चे पदार्थों की कमी होगी तो उद्योगों के लिए माल नहीं मिल पाएगा और उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाएंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। हमारा जो तरक्कीशील करने के पथ पर हम हैं वो हमारा अवरुद्ध हो जाएगा मार्ग। उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। कृषि के साथ साथ हमें उद्योगों के लिए भी कच्चा माल चाहिए होता है। कृषि अगर हमारी अच्छी तरह की है, उत्पादन अच्छा है, तो हमारे उद्योग धंधे भी अच्छी तरह से विकसित हो पाएंगे। अगर कृषि अच्छी नहीं है तो भूमि का निम्नीकरण होगा। बार बार कृषि पर हमने ध्यान नहीं दिया तो भूमि जो खाली पड़ी रहेगी बंजर भूमि में बदल जाएगी। इसकी जो निम्नीकरण है, भूक्षरीकरण है, इसकी क्रियाएं लगातार होनी शुरू हो जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर कृषि में हमारे 70% लोग डिपेंड हैं, अगर ये कृषि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या कृषि के में रुचि नहीं लेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को कृषि में 70% लोग भी लगे हुए हैं। ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, किस उद्योग को, किस व्यवसाय में, किस कार्य में संलिप्त होंगे। तो इस तरह से हमारी जो कृषि है अगर ये विकसित नहीं होगी तो इतने कारण इसके नुकसान के बन जाएंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण हमारे कृषि को कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जैसे हम लेते हैं हमारी श्वेत क्रांति जो दूध के उत्पादन में वृद्धि की, जिसने दूध के उत्पादन को बढ़ाया और हमें उभरने में, हमारे विकसित होने में मदद की। हरित क्रांति गेहूं और चावल के कृषि में, चावल के उत्पादन में मददगार साबित हुई। 60 और 70 के दशक में चावल में और गेहूं में अधिक पैदावार देने वाले HYV बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हरित क्रांति आई। फसलों की पैदावार लगभग 3 गुना ज़्यादा हुई और किसानों को मुंह मांगे दाम मिलने लगे। अन्न की गेहूं और चावल के मामले में हमारा भारत एक धनी देश माना जाने लगा। जैव प्रौद्योगिकी प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादन को बढ़ावा मिला। ये जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी जो है ये जीवों से उत्पन्न एक उपकरण के रूप में विभिन्न फसलों को आनुवंशिक
ढंग से सुधार करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाने वाली कृषि है। इससे सरलता से हमारी जो खाद्य फसलें हैं, चारा फसलें हैं और रेशे की मांगे हैं वो पूरी हो पाती हैं। इससे लाभ क्या होता है? फसलों को कीड़े, कीट और बीमारियों का प्रतिरोधी बनाता है। इसमें कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। आनुवंशिक रूप से सुधारी गई फसलें दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी चाहती हैं और उत्पादन की लागत निश्चित रूप से कम होगी और पर्यावरण के सुधार में बेहतर साबित होगी। जैव प्रौद्योगिकी अमीर और गरीब दोनों किसानों को लाभ पहुंचाने की ओर अग्रसर है और पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। कल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.